हमने दीन सिर्फ नमाज रोजा को समझ लिया कि बस नमाज पढ़ लेते हैं, रोजा रख लेते हैं, हज कर लेते हैं, बस दीन हो गया। हमने हराम में लिपटे कई इब्लीस। हालांकि जो है वो दीन तो असल में माशरत का नाम है, मामलात का नाम है, अखलाक का नाम है, इमानतदारी दयानतदारी का नाम है। ये सब चीजें जब होती हैं तब जाके दीन बनता है। नहीं, अब किसी हमले का इम्कान नहीं है। इंडिया के जो है ना अरमान आरजुएं सब ठंडे पड़ गई हैं। कुछ सालों के नहीं हो सकता है, कुछ दिहाइयों के लिए भी इंडिया जो है ना अब ये गलती या समझे भूल कर भी ये गलती नहीं कर सकता। अगर आपको सुपर पावर या एशियन टाइगर के अलकाब का शौक चढ़ा हुआ है और आपको अपने ऊपर लगाना है, उसके लिए मेहनत बहुत है। अभी दिल्ली दूरस्त, पाकिस्तान अगर मेहनत करे तो बिल्कुल बन सकता है। माशी तौर पे अपने आप को मुस्तहकम करे, अक़वाम आलम के अंदर मुमताज़ करे, एटमी पावर तो है ही। तो दिफाई तौर पे जिस तरह उसने अपने आप को मजबूत किया है, माशी तौर पर मुसलमानों के अंदर भी ऐसे ही था, उरूज था एक ज़माने तक। जब पैसा ज़्यादा आया, याशी ज़्यादा आई, फरावानी ज़्यादा आई, तो मुसलमान लग गए इमारतें बनाने में, मकबरे बनाने में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की तामीर में, शाही महल्लात के ऊपर खर्चा करने में। आज आप चले जाएं, देख लें, आया सूफिया देख लें, वहाँ के म्यूजियम देख लें टर्किश के। कहने समझने की बात यह है कि देखें वो लोग इन चीज़ों को अपनी अमली ज़िंदगी में उतार चुके हैं। वो मामलात की सफाई को अपनी अमली ज़िंदगी में उतार चुके हैं। इवन मैंने एक जगह पढ़ रहा था कि न्यूजीलैंड के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक आदमी झूठ बोले। सोचे, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है कि दुकानदार सच बोले। कितना हमारे यहाँ उनके यहाँ 360 डिग्री का फर्क है। वो सब पाकिस्तान जो सिफारिश कर रहा है जंगबंदी पर, तो यहाँ से यह मालूम होता है कि पाकिस्तान जो है ना वह कि इंडिया के सामने कमजोर पड़ गया था, वरना सिफारिश क्यों करता। यानी पाकिस्तान के लिए बहुत अहम चीजें इनके शुक्र है जंग बंद करा दी, वरना तो फिर पता नहीं क्या हो जाना था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तो जंग के दौरान और जंग के बाद के वाकयात से सब सामने आ गया कि असल तो दरख्वास्त इंडिया ने की थी और सारा के सारा मामला तो जब ही हुआ ना। पाकिस्तान तो डे वन से ही जंग के लिए तैयार नहीं था, वो तो जंग में जाना ही नहीं चाहता था। तो पाकिस्तान का जंग से निकलना बिल्कुल वाज़ेह अमर था कि भाई जब जंग में जाना ही नहीं चाहते थे तो निकलना भी चाहते थे। जंग तो लड़ना ही नहीं चाहते थे पाकिस्तानी। इंडिया को शौक था जंग लड़ने का, उसने अपनी तमन्नाएं, अपनी हसरतें, अपनी आरजुएं लगाकर कुछ ना कुछ सोच के अटैक किया था। उसका पीछे हट जाना एक माना खेज अमल है कि वो क्यों पीछे हट गया, और लाजमी सी बात है अगर वो पीछे हटने पे तैयार हुआ जब भी जंगबंदी हुई है, वरना पाकिस्तान तो अटैकर था ही नहीं, पाकिस्तान तो डिफेंसिव था। सभी कोई दूसरा हमले का भी इम्कान है? नहीं, अब किसी हमले का इम्कान नहीं है। इंडिया के जो है ना अरमान आरजुएं सब ठंडे पड़ गई हैं। कुछ सालों के नहीं हो सकता है, कुछ दिहाइयों के लिए भी इंडिया जो है ना अब ये गलती या समझे भूल कर भी ये गलती नहीं कर सकता। खास तौर पे जब से उसको ये पता चला है कि अब पाकिस्तान और चाइना जो है वो एक तरह से एक स्टील मिल या एक तरह से एक सीसा पिलाई दीवार की तरह दोनों सामने आके खड़े हो गए, और पाकिस्तान से जंग लड़ना ऐसे ही है जैसे चाइना से जंग लड़ना। तो अब उसके ये अरमान भी ठंडे हो गए कि किसी जमाने में किसी वक्त में वो पाकिस्तान से जंग लड़ सकता है। मोदी साहब का अखंड भारत का सपना उसका प्रोग्राम बढ़ गया, उनका प्रोग्राम बढ़ चुका है। अखंड भारत का प्रोग्राम तब नहीं होता। हो सकता है बावले होके हमला कर दें। नहीं, अब नहीं कर सकता ना। अब उसने हालात देख लिए ना कि अब तो ट्रम्प ने भी ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 जेट गिरा दिए थे पहले ही दिन। तो मालूम हुआ कि देखिए हम लोग तो अवाम हैं, अवाम तो बेवकूफ़ है, उनको किसी भी तरह बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। लेकिन जो असल जंग लड़ने वाले हैं वो तो बेवकूफ़ नहीं है ना। जो मारने वाला है और जो मरने वाला है वो तो बेवकूफ़ नहीं है, वो हालात से वाकिफ़ है। और इसी तरह जो मुल्कों के हुक्मरान हैं जो हर चीज़ पर वाकिफ़ हैं वो तो बेवकूफ़ नहीं है। उनको तो कोई आदमी पागल नहीं बना सकता या मीडिया पागल नहीं बना सकता, कि उनके ज़राए अखबार और मवासलात जो होते हैं वो अलग होते हैं। वो प्रॉपर सोर्सेज के ज़रिए से जो है वो इत्तलात मिलती हैं उनको। तो जिन्होंने हमला किया था उनको भी पैगाम मिल चुका है कि क्या उसका नतीजा निकला, और जिन पर हमला हुआ था उन्होंने भी पैगाम दे दिया कि भाई इसका क्या नतीजा हो सकता है। तो इसलिए अब बज़ाहिर ऐसा है कि मुस्तक़बिल के अंदर कोई ऐसा इम्कानात नहीं है। और आपको याद होगा कि जब ये अटैक किया था पाकिस्तान ने बुनियाद मरसूस, तो हमने अपनी एक वीडियो में कहा भी था कि इंशाल्लाह अब जो है इंडिया की इतनी औकात या इतनी जुर्रत कभी नहीं होगी कि वो पाकिस्तान की तरफ जो है कदम या पेशकदमी करे या कभी अटैक करे। जो ये था ये आखिरी ही था, बस अब जो हो गया के बाद कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है जनूबी एशिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान कहाँ से जनूबी एशिया का ताकतवर मुल्क? पाकिस्तान के मसाइल हैं, हालात हैं, तरक्की पजीर ममालिक में से है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, हेल्थ के मसाइल हैं और टेक्नोलॉजी के मसाइल हैं। हर चीज़ के अंदर हम गैरों के ही दस्ते रहमो करम पर हैं। एक IMF आता है हमारा गर्दन दबा के हमें जो है वो नाक से लकीरें निकलवा देता है।
तो पाकिस्तान के मसाइल अपनी जगह पर हैं, इससे कहीं भी एक जंग जीतने से कभी भी ये साबित नहीं होता कि आप दुनिया के सुपर पावर बन गए। माशी फतह भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल, अगर आपको सुपर पावर या एशियन टाइगर के अलकाब का शौक चढ़ा हुआ है और आपको अपने ऊपर लगाना है, उसके लिए मेहनत बहुत है। अभी दिल्ली दूरस्त, पाकिस्तान अगर मेहनत करे तो बिल्कुल बन सकता है। माशी तौर पे अपने आप को मुस्तहकम करे, अक़वाम आलम के अंदर मुमताज़ करे, एटमी पावर तो है ही, तो दिफाई तौर पे जिस तरह उसने अपने आप को मजबूत किया है, माशी तौर पर, और फिर सिर्फ माशी भी नहीं, टेक्नोलॉजी के अंदर, एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर, इन तमाम शोबों के अंदर जब वो मुकम्मल तौर पे खुद कफ़ील हो जाएगा, मुकम्मल तौर पे अवामुन्नास के लिए सहूलतकार हो जाएगा, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि हाँ पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। मैंने सुपर पावर बनने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है पाकिस्तान में। देखिए कितनी हजारों लाखों एकड़ ज़मीनें फारिग पड़ी हुई हैं, एक इंडस्ट्री नजर नहीं आ रही, एक फैक्ट्री नजर नहीं आ रही। सबकी वजह क्या है? माशी बदहाली, इन सब की वजह यही है ना, एक सिक्योरिटी नहीं है भाई। माशी बदहाली के पीछे करप्शन है, और वो है करप्शन के पीछे बंदे हैं। करप्शन के पीछे ये है ना इनसिक्योरिटी, यानी आपका गैर महफूज इलाका, गैर महफूज आपका इलाकाई सूरत हाल, कि जब तक एक कारोबार को महफूज लोकेशन, महफूज इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, कारोबार पनप नहीं सकता। मिसाल के तौर पे आपकी सदर में दुकान है, रोजाना वहाँ पे आके जो है वो हड़ताल हो जाए, कुछ लोग आके डंडे लेके जो है लाठियां लेके दुकानें बंद कर दें, तो कारोबार चलेगा? नहीं चलेगा, ना कस्टमर आएगा ना दुकानदार आएगा। तो कारोबार तो जब ही चलेगा जब एक महफूज इन्वायरमेंट होगा। तो सिक्योर और महफूज इन्वायरमेंट जब तक पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा ना, चंद शहरों को महफूज बना देने से पूरा मुल्क थोड़ी महफूज हो गया। इतना बड़ा बलूचिस्तान आप देख रहे हैं, यहाँ गैर महफूज है, लोग आते हुए डर रहे हैं मिसाल के तौर पे। और इवन ऐसा है कि बलूचिस्तान के अंदरूनी इलाकों में तो जाना मुमकिन ही नहीं है। जब तक पाकिस्तान का चप्पा चप्पा महफूज नहीं हो जाएगा कि एक आदमी जो है वो क्या कहते हैं अपनी जान का, अपनी माल का, अपनी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ यहाँ पे यकीनी समझता हो, तब तक आप पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता नहीं कह सकते। जब आप यहाँ से अमरीकी ममालिक में जाते हैं या यूरोपीय ममालिक में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको जो चीज़ सबसे पहले मिलती है वो यही मिलती है, महफूज इन्वायरमेंट, कि आपको अपनी जान का, अपनी माल का, अपनी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी तौर पे है। आपको इदारे मुतहर्रिक नज़र आएंगे, आपको पुलिस का डिपार्टमेंट हरकत में काम करता हुआ नज़र आएगा। 191 की कॉल के ऊपर जो है वो पूरे का पूरा आपका मामला हल हो जाएगा, आपके फ़ौरन पुलिस आ जाएगी। ज़रा सी आपने वायलेशन की रोड के ऊपर, आपके नीचे जो है वो 4 गाड़ियाँ पुलिस के आगे पीछे लग जाएंगी, ऊपर से हेलीकॉप्टर आ जाएगा, आपको मुजरिमाना हैसियत से वहाँ पे रहने नहीं दिया जाएगा। तो वहाँ मजबूत निज़ाम है, बहुत ज़्यादा इदारे इंतहाई मजबूत हैं, चाहे पुलिस का डिपार्टमेंट हो जो इंटरनल सिक्योरिटी संभालता है, चाहे फौज का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट हो, सारे एजेंसियां वगैरह हर चीज़ फ़ाल है, अदालतें फ़ाल हैं, लोगों को इंसाफ मिल जाता है, 2-2, 3-3 दिन के अंदर फैसले हो जाते हैं बड़े बड़े मामलात के, और हाथ के हाथ मामलात जो है वो हल कर दिए जाते हैं। हाँ वो अलग बात है, सियासी मामला जिस तरह हमारे यहाँ लटके रहते हैं, हो सकता है वहाँ भी लटके रहते हों, लेकिन नॉर्मल लोगों के मामलात जो है वो हाथ के हाथ हल हो जाते हैं। लोग अदालत जाने से डरते नहीं हैं। हमारे यहाँ तो हाल ये है कि लोग कोर्ट कचहरी से ऐसे डरते हैं जैसे सांप और बिच्छू से डरते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो टैक्स चोरी का जो सिस्टम है उसको ख़त्म करने के लिए ये कोई डिजिटल लॉ की जा रही है इक़दाम, तो इस वाले से क्या कहते हैं आप, हुकूमत कामयाब हो सकेगी? बिल्कुल कामयाब हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। दुनिया टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा के सारा काम डिजिटलाइज कर रही है और अपने आप को मुनज़्ज़म कर रही है ताकि चोरी चकारी ख़त्म हो सके। गवर्नमेंट अगर इस तरह के इक़दाम करेगी तो वो भी कामयाब होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन मसला ये है कि जब कौम का मिजाज बिगड़ा हुआ हो ना, तो वो हर जगह अपना चोर रास्ता निकाल लेते हैं। तो जब लोगों में अमानतदारी नहीं है, लोगों में दयानतदारी नहीं है, तो डंडे के जोर पे वहीं दयानतदारी अमानतदारी होगी जहाँ तक डंडा होगा। जहाँ डंडा हटा दिया जाएगा लोगों की दयानतदारी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसकी बड़ी वजह क्या है कि असल पाकिस्तान तो इस्लामिक मुल्क है, यहाँ मुसलमान रहने वाले हैं और दीन इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं। और बाहर के हम यूरोप कंट्रीज को देखते हैं, वहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादा मुसलमान भी नहीं है और उन्हें बिल्कुल ऐसा समझा जाता है कि वो इकबाल, हज़रत अल्लामा इकबाल का जो है मशहूर एक मक़ूला है ना कि मैं यहाँ से यूरोप गया तो मुझे हर जगह इस्लाम नज़र आया, मुसलमान नज़र नहीं आया। इसकी वजह और इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने दीन को समझा ही सही नहीं। हमने दीन पे अमल करना तो बहुत दूर की बात, उसको समझना भी गवारा नहीं किया। हमने दीन सिर्फ नमाज रोज़ा को समझ लिया कि बस नमाज पढ़ लेते हैं, रोज़ा रख लेते हैं, हज कर लेते हैं, बस दीन हो गया। हमने हराम में लिपटे कहीं। हालांकि जो है वो दीन तो असल में माशरत का नाम है, मामलात का नाम है, अखलाक का नाम है, अमानतदारी दयानतदारी का नाम है।
ये सब चीजें जब होती हैं तब जाके दीन बनता है। असल में जिस तरह आजकल हम देखते हैं कि हमारे नौजवान तबका ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और दूसरे अक़वाम आलम के अंदर इल्म हासिल करने के लिए जाता है। एक ज़माना था आज से 500 साल पहले जब यही जहालत और यही करप्शन और यही सारी की सारी अनारकी जो है वो मगरिब के अंदर फैली हुई थी, और मुसलमानों की जो ममालिक थे या मुसलमानों की सल्तनतें थी उस ज़माने की सुपर पावर थी। चाहे वो सल्तनत स्पेन हो, गरनाता की हुकूमत हो, चाहे वो अंदलुस के अंदर, या चाहे जो है सल्तनत उस्मानिया हो, या चाहे अब्बासी सल्तनत हो उस ज़माने के अंदर जो है वो जब कूफा और बगदाद उलूम के मरकज़ हुआ करते थे। तो उस ज़माने के अंदर यूरोप और दूसरे इलाकों के लोग थे वो इन मुसलमानों के इलाकों में आते थे और यहाँ से आके उलूम हासिल करके हमारे इस्लामी जो है वो चीज़ें लेकर अपने इलाकों में लेके गए और अमलन उन्होंने राइज कर दी। अब मिसाल के तौर पे छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ कि आप देखें कि हमारे यहाँ जो है जब आप कोई चीज़ लेते हैं, ख़रीदते हैं और ख़रीदने के बाद वापस करने के लिए जाते हैं तो दुकानदार लेने के लिए तैयार नहीं होता। वापस करने कितना वादा किया होता है। आपने मोबाइल वाला मामला देखा होगा हमारा, कितना हमने उससे झगड़ा किया, फड्डा किया, फिर भी जाके उसने हम पैसे कम कराए, तब जाके इस तरह करके वापस दिया। हालांकि मेरे एक अजीज हैं बहुत करीबी, वो कहने लगे अमेरिका में ही रहे काफ़ी अरसे ना, तो वहाँ तो नॉर्मल है कि अगर आपको कोई चीज़ मसला निकला है आप वापस कर दें, आपको पसंद नहीं आ रही वापस कर दें, और बाकायदा कंपनी का बंदा आता है आपसे माजरत करता है और ये कहता है कि हम आपके मेयार में पूरा नहीं हो रहे, हम शर्मसार हैं, हम नादे में, आप बताएं हम क्या बेहतरी कर सकते हैं। 10 बातें करता है अपनी नदामत की और ये चीज़ अपनी वापस भी करता है और माजरतें भी कर होता है और शर्मिंदा भी होता है। तो वो ये कहने लगे मैं पाकिस्तान आया और पाकिस्तान आके मैंने जब पढ़ा कि ख़ियार रुयत, ख़ियार ऐब, ख़ियार शर्त, ये तो सारी इस्लामिक कोर्ट्स हैं, यहाँ तो कोई अमल करता नहीं है, और वहाँ पे मुझे ख़ियार रुयत भी मिलता है कि मैं देखूँ मुझे पसंद आएगी तो मैं लूँगा, नहीं पसंद आएगी मैं वापस कर दूँगा, और सामने वाला जो है वो शर्मिंदगी के साथ माजरत के साथ वापस ले लेगा, वो ज़रा सा भी इसमें हिचकिचाएगा नहीं और वहाँ पर जाके ख़ियार ऐब की वजह से वापस कर दे। है इस्लामी चीज़, उन्होंने इख्तियार की हुई, हमने इख्तियार नहीं की हुई। अब उनकी इस क्या कहते हैं इस अमानतदारी और दयानतदारी का फ़ायदा हमारे वहाँ पे नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं हमारे लोग। इवन ऐसे वो लोग होते हैं जो जूते खरीदते हैं, 1 महीना इस्तेमाल किया, महीना इस्तेमाल करके वापस कर दिया कि भाई मुझे पसंद नहीं आ रहे, वो उस पर भी वापस ले लेते हैं। इसी तरह यहाँ के लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, चीज़ मंगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल किए और थोड़ा सा जो उसको क्रैक करके वापस कर दिया, कह दिया ये तो ऐसे ही निकला था, झूठ बोलते हैं, तो उसका भी नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन कहने समझने की बात यह है कि देखें वो लोग इन चीज़ों को अपनी अमली ज़िंदगी में उतार चुके हैं, वो मामलात की सफाई को अपनी अमली ज़िंदगी में उतार चुके हैं। इवन मैं एक जगह पढ़ रहा था कि न्यूजीलैंड के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक आदमी झूठ बोले। सोचें, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है कि दुकानदार सच बोले कितना हमारे यहाँ उनके यहाँ 360 डिग्री का फ़र्क है कि हमारे यहाँ अगर दुकानदार कुछ भी कह रहा है ना, हमारा जहन यही है झूठ बोल रहा है, अपनी चीज़ बेचने के लिए कर रहा है, हकीकत से इसका दूर का ताल्लुक नहीं है। क्या चीजें, क्या बात है जिसने उन लोगों को इन सारी चीजों पे लगा दिया? मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने यही अर्ज किया कि उन्होंने इस्लामी तालीमात को पढ़ा, इस्लाम तो कबूल नहीं किया, लेकिन वो समझ गए कि ये निज़ाम ज़ाब्ते हयात है, ये निज़ाम तरक्की है, उन्होंने इसको अमलन अपनी ज़िंदगी में राइज किया। हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह सुनाया करते थे कि देखो हमारे यहाँ ये होना चाहिए था। मैं गया किसी यूरोप की किसी ममालिक का, गालिबन स्पेन का नाम लिया, किसका लिया, कि मैं उस इलाके में गया, वहाँ पे मैंने देखा कि सुबह सुबह अखबार वाला जो है वो आता है, बाग के अंदर अखबार एक जगह पे रख देता है और उसके बराबर में बॉक्स रख देता है कि जिसको चाहिए अखबार वो अखबार उठा ले, यहाँ से ले ले और बॉक्स के अंदर उसकी पेमेंट डाल के चले जाए। और फिर वो शाम को आता है, वो बॉक्स उठाता है, जितने अखबार वो रख के गया होता है उतनी ही पेमेंट बॉक्स के अंदर पड़ी होती है। बड़ी बात है, तसव्वुर है हमारी यहाँ। जब अखबार तो जाएंगे बॉक्स भी चला जाएगा, बॉक्स भी चला जाएगा, अखबार भी चले जाएंगे। अब सोचें, हालांकि ये अमानतदारी तो मुसलमानों की चीज थी। फरमाया कि यहाँ पे कभी ऐसा हो सकता है, आप अभी भी जापान में जाएं, जापान के अंदर जिस तरह हमारे अभी हाईवे पे घूम रहे हैं ना, जापान में हाईवे के ऊपर दोनों तरफ जो है सब्जी वालों के ठेले लगे हुए होते हैं और फ्रेश सब्जियां वहां पे होती हैं। हर सब्जी के ऊपर बाकायदा एक कार्ड लगा हुआ होता है कि ये सब्जी इतने की है, ठीक है। कोई बंदा नहीं होता, कोई बंदी नहीं होती, कोई वहां पूछने वाला नहीं होता। आप वहां रुकें, आप वहां सब्जियां अपनी मर्जी से उसको अपने हाथ में लें, बराबर में इलेक्ट्रिक मशीन रखी हुई है, उसके ऊपर उसको वेट करें और वेट करने के बाद जो उसके पैसे बनते हो वो डब्बे में डाल के चले जाएं। ये जापान के अंदर नॉर्मल है।
ये तसव्वुर नहीं है। यहाँ पे अगर छोड़ के जाएगा तो उसके बाद जो है पैसे रख के जाना तो दूर की बात, उसके फल भी ले जाएगा, उसके ठिया भी ले जाएगा, उसका जो है वो क्या कहते हैं तराजू भी उठा के ले जाएगा। दुकानदार ने बंदा रखा होता है कि आपने जो है ना निगरानी। बिल्कुल, और नहीं तो क्या, बंदा रखना पड़ता है कि एक बंदा निगरानी करे इसकी कि भाई ये चीजें अपनी जगह पर रहेंगी भी या नहीं रहेंगी। तो अब सोचने को कहने को हम इनको गालियां देते हैं कि ये काफिर है, ये जहन्नुमी है, और ये फलाना है, ये ढिमकाना है। लेकिन देखो दुनिया के अंदर वो कितने आगे हैं हमसे, अखलाक के अंदर वो कितने आगे हैं, मामलात की सफाई के अंदर, सच्चाई के अंदर कितने आगे हैं। यानी उस लेवल के ऊपर है कि हम इसको अपने हलक से उतार नहीं पा रहे। ऐसा ही है। ऐसे कॉन्सेप्ट को हम हलक से नहीं उतार पा रहे क्योंकि हमने ये माशरा देखा ही नहीं। हमने इस माशरे को जो है वो एक अनहोनी ऐसा समझा हुआ है कि पता नहीं ये तो नामुमकिनात में से है, वरना हकीकत तो ये है कि ये तो इस्लामी माशरा है कि जहाँ अमानतदारी इस दर्जे की हो, दयानतदारी इस दर्जे की हो। और हकीकत यह है कि कहने को मुसलमान हैं हम, वरना अमल के एतबार से हमारे अंदर जो इसके सवाल है ना वो ये हकीकी सवाल है, मुसलमानों ने छोड़ा क्यों ये निज़ाम और इन्होंने अपनाया क्यों? मुसलमानों ने बस, हर कौम के अंदर उरूज भी होता है, जवाल भी होता है। मुसलमानों के अंदर भी ऐसा ही था, उरूज था एक जमाने तक, जब पैसा ज्यादा आया, याशी ज्यादा आई, फरावानी ज्यादा आई, मुसलमान लग गए इमारतें बनाने में, मकबरे बनाने में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की तामीर में, शाही महल्लात के ऊपर खर्चा करने में। आज आप चले जाएं, देख लें, आया सूफिया देख लें, वहाँ के म्यूजियम देख लें टर्किश के, मुगल सल्तनत के यहाँ पे लाल किले और मीनारे और उनके वो देख लें। इससे अंदाजा होता है कि इस जमाने के अंदर ऐसी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। उस जमाने के अंदर वो कितने फारिग लोग थे कि इन कंस्ट्रक्शंस के अंदर करोड़ों अरबों रुपया बहा दिया करते थे। इतना पैसा था जब ही तो वो बहा रहे थे। तो काश के वो ये पैसा अवामुन्नास की तालीम में, उनकी अपनी तहजीब में, अपने कल्चर के अंदर, इस्लाम की रसूमात के अंदर, दीगर उन चीज़ों में खर्च करते कि जिससे उनकी आने वाली नस्लों को भी फ़ायदा होता, वो लोग दीन पर बहरावर भी रहते, पाबंद भी रहते। उन्होंने इसको अहमियत ही नहीं दी। घर की मुल्की दाल बराबर होती है ना, जैसे कि साहब अभी अंदर आप तुर्की जाएंगे आप? हाँ इंशाल्लाह, तुर्की की मैं बुराइयां नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि आज भी आप वहाँ पे जाएंगे, बड़े बड़े किले, उनकी बड़ी बड़ी मसाजिद, उनके खूबसूरत शाहाना बादशाहों के किले आप देख के आपकी आंखें दंग रह जाएंगी कि यार इतना खर्चा करते थे ये लोग। लेकिन अब आप देख लें कि वहाँ पर भी हालात ऐसे ही हैं कि बेचारे अमली तौर पे तो यूरोपीय ममालिक ही रखता है, इस्लाम और तहजीब से और माशरा से तो बिल्कुल ही वो नाबलद है। अच्छा, आप क्या मुनासिब समझते हैं कि हम लोग यहाँ पर ऐसा क्या करें कि लोग वापसी अपनी असल की तरफ आ जाएं, जो मुसलमानों की असल था और जो हमारे शिआर था? सबसे ज्यादा जरूरी जो है ना वो खौफ खुदा का पैदा करना है मुसलमानों के अंदर, तालीम का आम करना, खौफ खुदा का पैदा करना, खास तौर पे तबलीग के ज़रिए से, मदारिस के ज़रिए से, और इसी तरह हुकूमती सतह पर हुदूद के नफाज के ज़रिए से। देखें, हर आदमी जो है ना वो ज़बान की या प्यार की बात नहीं समझता, तो इसलिए कुछ लोगों को जो है ना डंडे की ज़रूरत होती है। तो अगर यहाँ पर भी हुदूद का शरई नफाज होगा, चोरी के ऊपर जो है सजाएं होंगी, एक आदमी का हाथ कटेगा, दुनिया के लिए इबरत का निशान बन जाएगा वो। और सारी दुनिया जानती है कि भाई अगर एक आदमी को सजा होगी तो वो खाली एक आदमी की सजा नहीं है, वो लाखों के लिए नसीहत है। वलकुम फिल क़िसासी हयात जो कुरान ने फरमाया है, उलमा फरमाते हैं इसका मतलब यही है ना कि देखो क़िसास तो एक आदमी में होगा, लेकिन पूरे आलम की जिंदगियां सलामत रहेंगी। हर एक आदमी को जब लगेगा, पता चलेगा कि अगर मैं किसी को कत्ल करूंगा तो मुझे बदले में कत्ल कर दिया जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं होगी। हमारे यहाँ होता क्या है, लोग धड़ल्ले से कत्ल गारत करते हैं, डकैतियां मारते हैं, कत्ल कर देते हैं, कहते क्या हुआ, जेल में जाएंगे, 13-14 साल की सजा होगी ना, उसमें भी वो कटौती करा लेते हैं, कम करा लेते हैं, कुछ ना कुछ कम करा के फिर बाहर निकल आते हैं। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि चलो 10 कत्ल की एक पे पकड़े गए तो क्या हुआ, बाकी 9 कत्ल का तो फायदा हो गया मुझे, जो मैंने उसका पैसा लूटा, उसको अगवा बराए तावान किया, कुछ भी किया बहरहाल। लेकिन बहरहाल वो ये समझता है कि यार ये तो मुझे नुकसान का सौदा नहीं है, अगर मैं इस तरह जाके जेल चला भी जाता हूँ तो 4 दिन मेरे आराम के हैं, आराम करके फिर जब वापस आऊंगा फिर अपने काम धंधे पे लग जाऊंगा। तो सजाएं जब तक हम शरई कवानीन का नफाज नहीं करेंगे और ख़ास तौर पे जो हुदूद हैं उनका नफाज नहीं करेंगे, तब तक माशरे के अंदर इस्लाह होना बहुत मुश्किल है, बहुत नामुमकिन है। शरीयत ने, कुरान ने, अल्लाह ताला जो अहकमुल हाकिमीन है, उन्होंने ये सजाएं जब बयान की हैं उसका मतलब ला महाला यही है कि इसके बगैर चारा कार नहीं है। जब तक ये माशरे के अंदर आम नहीं होंगी
चोरी डकैती जराइम, इससे इंसान छुटकारा नहीं पा सकता। यानी हम इंसानी अकल जो है वो कोई हल ऐसा बेहतरीन तलाश नहीं कर सकती जो बनाने वाला, कायनात का चलाने वाला हल बताने। यानी हम ये कह सकते हैं बाहर के ममालिक के अंदर, यूरोप के अंदर चूंकि सख्ती है हुकूमत की तरफ से, बिल्कुल पाबंदी की हुई है, देखिए निफाज करते हैं, उन्होंने सख्ती करके कानून की हुक्मरानी करके माहौल कायम कर दिया, ठीक है ना। जब माहौल कायम हो गया, चोरी डकैती रुक गई, चोरों को पता चल गया मेरे लिए चोरी की कोई गुंजाइश नहीं है, मुझे सजा हो जाएगी, डकैतों को पता चल गया, तो अब एक तरह से उनको एक महफूज एनवायरनमेंट मिल गया। जब महफूज एनवायरनमेंट मिले तो हर आदमी को फिर फिक्र होगी भाई जिंदा भी तो रहने, हलाल रोजी किस तरह कमाऊं, जायज तरीकों से किस तरह मैं, लीगल तरीकों से किस तरह काम करके पैसा कमाऊं। तो फिर वो अपने आप को लीगल और जायज तरीकों में लगाते हैं, पढ़ते हैं और फिर उसी के मुताबिक अमल करते हैं। तो इससे उनका माहौल महफूज हो जाता है, क्योंकि माहौल के अंदर भी कोई चोर नहीं पैदा होता ना, माहौल में कोई डकैत पैदा नहीं होता। उसे पता है कि भाई कितने आप चले जाएं जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हैं, यूरोप हैं, वहाँ बहुत सारे इलाके जो हैं वो महफूज हैं बिल्कुल। उनके अंदर दूसरे जो माइग्रेंट्स आते हैं, अफ्रीकी आ गए, एशियन चले गए, ये जाके वहाँ पे छोटी मोटी चोरियां डकैतियां करते रहते हैं। उनके मकामी और उनके कबायली जो हैं, जो उनके इलाके वाले हैं, वो अब इतने एजुकेटेड, इतने मैनर्ड है कि वो इन जराइम पेशा वराना वारदातों के अंदर मुलव्वस नहीं होते।